लेके जय श्री राम का नाम। सेट 5 करते हम शुरू। ठीक है, तो सेट 5 2023 का 340 BW क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश जो है ई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना ई है और द्रव्यमान है इसका m। ओके, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। देखो भैया, समीकरण क्या होती है, F बराबर m है ये, और ए बराबर ए क्या है, त्वरण है, बराबर बल है, द्रव्यमान है, त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा भैया, बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में बल कितना भैया, जो उसका आवेश है और गुणा जो विद्युत क्षेत्र है वो हो गया बल, और बटे द्रव्यमान ई बटा m, ये हो जाएगा उसका त्वरण। तो कौन से ऑप्शन में है ये, इसमें है, तो यही सही है। कट ही रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती है। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, R बराबर mv बटा QB, ये होता है। ठीक है, m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग, और द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग। संवेग ऑप्शन में है, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यही आंसर। फिर नेक्स्ट फिर से कटा हुआ है, आधे तो क्वेश्चन कटे हुए है। आगे क्या है कि भैया देखो, सुनो बात को, ये जो है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में ये x बताना है, ये x क्या है। इधर देखो, इधर परमाणु क्रमांक 7 है, इधर 0 है, इधर 6 है, तो 1 होना चाहिए, ये 1 आएगा। इधर ये 14 है, 1 15, इधर 14 है, तो 1 1 1 परमाणु क्रमांक भी एक, परमाणु भार भी है कि किसके पास होता है भैया। देखो, न्यूट्रॉन होता तो 0 होता है, अल्फा कण होता तो 2 होता है, 2He4। ये एक्चुअली ये प्रोटॉन है हमारा। ठीक है, प्रोटॉन, इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ऐसे 1H1 करेंगे। अल्फा कण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा कण होता है 2He4, हीलियम का नाभिक, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पे होता है -1। ठीक है, बीटा लिखते हैं इसको, और 0, और ड्यूट्रॉन होता है 1H2। फिलहाल इसमें क्या है, प्रोटॉन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है E बराबर 100 कोस ये ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये है और के की वैल्यू है 4 वोल्ट प्रति मीटर। किससे निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक पूछा। अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अपवर्तनांक। देखो भैया, हम इस जो तरंग का वेग लिखना चाहते हैं, तो ये ओमेगा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स। कैसे होता है, कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे होता है। ये का ही बन गया, सी है ये, कोस ओमेगा टी प्लस। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 6 × 10⁸। ठीक है, और के की वैल्यू, अब भैया डिवाइड क्यों कर रहे हो इससे, अपॉन 4। भैया यही होता है वेग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का या किसी भी तरंग का किसी माध्यम में वेग ओमेगा बटा के ही होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3/2 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 3/2 × 10⁸। अब इससे अपवर्तनांक कैसे निकाल ले, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है C/V, है नहीं, कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है बटे जो ये माध्यम में प्रकाश की चाल आई है। ठीक है, इनको एक दूसरे को डिवाइड करने हैं, तो ये होती है 3 × 10⁸, और बटे ये क्या है, 3/2 × 10⁸। तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चले जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा मेरा 2। समझ गए। अब कह रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड है। तो थोड़ा ऊपर ही कर लो, क्या क्लैरिटी नहीं है। धारिता क्या है, C फैराड है। ओके, और संचित ऊर्जा जो है उसकी U जूल है। तो प्लेटों की, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बताना में, आवेश कितना होगा। तो भैया मेरे बात को ना ध्यान से सुनो, इधर से ऐसे सुन लो। देखो भैया, संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और Q²/C, ये भी फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ये भी फॉर्मूला होता है, और 1/2 QV, ये भी होता है। हमें फिलहाल ये लगाना पड़ेगा। तो 2 × U × C बराबर हो जाएगा Q के स्क्वायर के, या Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बराबर हो जाएगी √2 और U और C। ठीक है, 2UC इस पे रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा उस आवेश का व्यंजक। समझ गए। अगला क्या है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है भाई, लगभग हर सेट में बता चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और नहीं बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का नाम लिखिए। तो बहुसंख्यक होते हैं एन टाइप में, एन मतलब निगेटिव, मतलब इसमें बहुसंख्यक होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखना। और अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक होते हैं इसमें कोटर यानी होल। ठीक है, नेक्स्ट कट हुआ। इसके अगला है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये देखो, ये धारा मापी हो गया, इसके साथ एक श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत उच्च आर एल लोड, ये जो भी कहो, क्या ये आर गया उच्च प्रतिरोध। ठीक है, उच्च प्रतिरोध। तो धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में अगर हम उच्च प्रतिरोध जोड़ दे तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निकाय क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा वोल्ट मीटर। अगला है दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला डेल्टा एम पतले प्रिज्म के लिए n-1 इंटू ए, ऐसे। ठीक है, n क्या है, दो, दो में से एक गया एक, एक गुणा 10 डिग्री, ये भी क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। अब तक तो नॉर्मली यही हो गया सारा काम। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो शायद मैंने यहाँ करके देखा। ये देखो, देखो जो अधिकतम तीव्रता होती है ना, अधिकतम तीव्रता, जैसे ये स्लिट वन की तीव्रता है और ये स्लिट 2 की, तो अधिकतम तीव्रता होती है रूट में I1 प्लस I2 का स्क्वायर। न्यूनतम होती है, यही माइनस आ जाता है बस, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम की है 9:1। तो इनका दोनों साइड हम रूट ले लिया अगर, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 3:1। भाई इसका भी रूट आ गया पूरे का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है, ये तो रूट I1 प्लस I2 3x है, और ये वाला क्या है x है। भैया इसमें तो x कर लिया इनको कुछ भी, तो हम क्या कहें, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दूं मैं, तो I2 से I2 का, ठीक है, 2 रूट में I1, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 4x आ जाएगी, यानी रूट में I1 की वैल्यू 2x। ऐसे ही अगर मैं घटा दूंगा तो रूट में I2 की वैल्यू x आ जाएगी, यानी इनका रूट I1 रेशियो रूट I2 क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो I1 रेशियो I2 कितना आ जाएगा भैया, रूट से स्क्वायर करना है तो रेशियो का भी स्क्वायर हो गया, तो उसका आंसर आ जाएगा 4:1। अब तीव्रता उनकी 4:1 के अनुपात में, तो उनकी स्लिटों की चौड़ाई भी हमें क्या लेनी पड़ेगी 4:1, क्योंकि जो स्लिट ज़्यादा चौड़ी होगी इसमें का प्रकाश ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और जो स्लिट जो है पतली सी होगी उसमें से प्रकाश कम जाएगा, मतलब प्रकाश की तीव्रता क्या है स्लिट की चौड़ाई का अनुक्रमान। तो दिस इज आवर आंसर, स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात। मुश्किल नहीं है हाँ, देखियो देख लो, अगर किसी समझ में नहीं आया एक बार और, बिल्कुल मुश्किल नहीं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ये दिस ओ। अगला है एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार को खींचकर इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो नई तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो तार का प्रतिरोध हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर रो और L बटा ए, ये हो गया तार का प्रतिरोध। ठीक है, अब ए क्या है, ए है पाई R स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है तार, ठीक है ऐसा, तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल यही होता है पाई R स्क्वायर। अब त्रिज्या अगर आधी कर दी तो नया क्षेत्रफल ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा पाई R/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई R स्क्वायर अपॉन 4, यानी जो ए है उसका उससे 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आयतन तो उतना ही रहेगा, यानी अगर पहले आयतन क्या था a गुना एल, अब आयतन कितना हो जाएगा a डैश गुना एल डैश, ए डैश की वैल्यू क्या आई, ए डैश की वैल्यू आई a/4i इंटू एल डैश, तो a से a कट गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4l, ये आ जाएगी एल डैश की वैल्यू। ओके, अब नया प्रतिरोध निकालना है आर डैश, वो क्या हो जाएगा रो एल डैश, और हाँ इसकी वैल्यू आर रो, इसकी वैल्यू तो 2 ओम है ही, एल डैश अपॉन ए डैश बराबर रो एल डैश की वैल्यू है 4l,
ठीक है। और ए डैश की वैल्यू है, ए डैश की वैल्यू है ए अपॉन 4, तो ये 4 भी ऊपर ही चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 रो एल बट्टा ए। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, तो ये 16 दूनी, ये आंसर आ जाएगा आर डैश का 32 ओम, यानी नया प्रतिरोध कितना है, नया प्रतिरोध 32 ओम है। ओके, बस इसके, और रो क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है इसका ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। इसकी ओम की विमा लिख के बता सकते हो कमेंट में, इसकी विमा क्या हो जाएगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे, ठीक है। तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, परिक्रमण कालों का अनुपात, पहले का परिक्रमण काल हो जाएगा T1 बराबर 2 पाई M1 बटा Q1 और B। देखो चुंबकीय क्षेत्र तो उतना ही रहेगा सबके लिए, 2 पाई उतना ही, बस उसका द्रव्यमान अलग, उसका आवेश अलग। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2 पाई M2 बटा QB, Q2B है नी, Q2B। इनका जब अनुपात लेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कटा, B से B कटा, इनका अनुपात आ गया M1 बटे Q1 रेशियो M2 बटे Q2। अब आगे की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो है भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान को मैं क्या मान लूँ 1 AMU के लगभग होता है ना, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को MP लिख लेते हैं, MP, ठीक है। और इसका आवेश क्या होता है, इसका आवेश होता है E रेशियो, ये दूसरे बाबूजी ये क्या है, अल्फा कण है, यानी अल्फा कण में क्या होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान लगभग 4 गुना होता है प्रोटॉन है। और आवेश कितना है इस पे, आवेश है इस पे 2E का, 2 प्रोटॉन के पास ही आवेश है, न्यूट्रॉन के पास तो आवेश नहीं है, तो E से तो E कटा और MP से MP कटा और 2 से ये 2 कटा, तो इनका परिक्रमण काल क्या है, परिक्रमण काल है इनका 1:2 का, भाई 2 से 4 कट के 2 बना, तो ये आ गया इनके T1 रेशियो T2 बराबर 1 रेशियो 2, या ऐसे लिख लो T प्रोटॉन रेशियो T अल्फा कण बराबर क्या है 1:2 हो गया भाई। अगला देखते हैं क्या है, ये कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय प्रकाश बिंदु प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रखा दिया जाता है तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर अभी स्पष्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमने ये उत्तर दे दिया। अब इसको स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट कैसे करें, मान लिया ये जो है वो भी जो भी वो सेल है ये है और इधर ये सोर्स है, ठीक है, r दूरी पे, इससे कुछ लाइट पड़ रही है। अब इसी को हमने 3r दूरी पे कर दिया, इससे 3 गुनी दूरी पे, ठीक है, सोर्स को इससे ये 3। भाई इससे क्या होगा, पहले कुछ ज़्यादा लाइट पड़ रही होगी इस पे, अब जो है लाइट इस पे कुछ कम पड़ेगी, यानी प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता कम होगी। लेकिन प्रकाश तो जो वाला फोटोन जिस ऊर्जा वाला पहले पहुंच रहा था अब भी उसी ऊर्जा वाला पहुंच रहा है। मान लिया कि भाई वो कम हो गई, क्या मतलब कम फोटोन पहुंच रहे हैं, ठीक है, पहले ज्यादा पहुंच रहे थे पास पास से, अब कम पहुंच रहे हैं, लेकिन ऊर्जा तो एक फोटोन की उतनी ही है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू होती है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण एच न्यू बराबर W प्लस के मैक्सिमम, यानी जो के मैक्सिमम होगी, के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस W होता है, ठीक है। और निरोधी विभव ये हो जाता है के, इसको V लिख लो अगर, तो ये हो जाएगा के मैक्स जो भी है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना, ठीक है। V बराबर W बटा Q, ये फॉर्मूला सुने होगा अपने, मतलब ये भी ऊर्जा ही होता है, ऊर्जा कार्य एक ही बात होता है भाई, ठीक है। तो अब देखो अगर फोटोन वही आ रहा है, फोटोन तो सेम आ रहा है ना, ये तो सेम है ना पहले वाले,
ठीक है, मतलब इसकी एच न्यू तो सेम ही है ना, वो चाहे आर दूरी से हो चाहे वो 3 आर दूर से, उसकी एनर्जी थोड़ी ना कम हो रही है। तो निरोधी विभव क्यों ही कम होगा भाई, बस नंबर ऑफ फोटोन्स घट जाएंगे। यहाँ पर मान लिया 10 की पावर 20 आ रहे थे और यहाँ पर 10 की पावर 20/9 आ रहे हैं, मान लिया, या कुछ भी आया 10 की पावर 19 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स ही तो कम हो रहे हैं, लेकिन वो फोटोन की तो एनर्जी सेम ही है ना अभी। तो निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर स्पष्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई दो आवेश हो, कोई भी दो आवेश हो, ये आवेश Q1 है और ये आवेश, मजा नहीं आ रहा, पेन दूसरी कहाँ है, दूसरी नहीं मिली लाल, ये Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है मान लिया, तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा आवेश है, मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, 3 आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी r1 है, इसके r2, इसके r3, और चिन्ह सही तो लेने हैं, अगर ये माइनस है तो ये माइनस ही ले लेंगे हम। इससे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब आकर्षण वाली हो जाएगी, और जो प्लस होती है वो प्रतिकर्षण वाली होती है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई, ये दो ले लो, मान लो ये है ही नहीं, 1/4πε0, तो ये तो सब में आना है कॉमन, तो Q1 Q2 बटे R1, ठीक है। अब ये दो ले लो, उसको भूल जाओ, Q1 Q3 बटे इनकी दूरी R2 प्लस ये ले लो, इसको भूल जाओ, Q2 Q3 बटा R3, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग आवेशों के जोड़े, उनकी अलग अलग बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी, यहाँ देखो इसमें दिख जा छमछम, ये पहले ये दो लेनी, एक 2Q है और एक माइनस का Q है, बीच की दूरी A है, 1/4πε0 तो कॉमन रहना ही है, तो 2Q इंटू -Q बटे A², दूरी भी सबकी A ही है, एक बार क्या है फिर से 2Q है -Q है, 2Q और -Q बटे A², उसके बाद दोनों -Q है, -Q, तो -Q बट्टे A², ये हो गई। तो A² भी सबका नीचे कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0, और देखो ये 2Q यानी माइनस के 2Q², इधर भी माइनस के 2Q², और ये कितना हो जाएगा -Q, ये हो जाएगा प्लस के Q² बट्टे में A², तो -4 + 3 ही हो जाएगा 1/4πε0 माइनस के 3Q² बट्टा A², ये हो जाएगी कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी, ये होगी स्थितिज ऊर्जा। अगला ये कह रहा है कि भाई परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धाराएं प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। देखो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, m = I। जैसे ये कुंडली है, कह रहे कि ये कुंडली ऐसे, ये कुंडली है ऐसे, इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ ऐसा होगा, इसका कुछ ऐसा होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, ये M1 है और ये M2 है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका कुछ नेट ऐसे आएगा। तो पता ही है दो वेक्टर लंबा, तो उनको जोड़ना है तो कैसे करते हैं वो पता ही है, तुमको हम बता देंगे। इसको M1 ये ऐसे परिमाण मान के करते हैं, मतलब √2। अभी देख लो पहले M1 कितना आएगा, M1 आएगा भैया, धारा कितनी, M होता है IA, चुंबकीय गुण IA, तो पहली में धारा जा रही है I और क्षेत्रफल है इसका πr², ठीक है। M2 भी कितना है I, धारा जा रही है और क्षेत्रफल है πr², ठीक है। अब इनका नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा नेट M = √m1² + m2²। अगर दो जो है ये परिमाण लेगा खाली, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनके परिमाण ऐसे जुड़ेंगे भाई, ऐसे ही तो जुड़ेंगे, ठीक है ना, सेम तो हमेशा। M1 क्या है I और πr² का स्क्वायर प्लस M2 भी क्या है I πr² का स्क्वायर, ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2I πr²। ये इतनी जल्दी कैसे करा, अरे भाई देख लो, अगर सेम चीज़ है ना,
भाई ये भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट क्या आएगा, 2 ए स्क्वायर का रूट यानी कि √2a आएगा ना हमेशा। तो √2 के मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब दो सेम चीज हो, 90 डिग्री का उनका बीच का एंगल हो, तो यही आएगा हमेशा। तो ये होगा उनका चुंबकीय घूर्णन। हाँ नहीं समझ में आया, एक बार और देखो। जैसे ये वर्ग स्क्वायर सुना है, स्क्वायर स्क्वायर की भुजा कितनी होती है, चारों भुजा एक है ए, तो उसका विकर्ण क्या आता है, उसका विकर्ण आता है √2a। क्यों आता है ये सोच लो, क्यों आता है ये भी पता चल जाएगा क्यों है, ठीक है। विकर्ण √2a आता है। भाई एक चीज होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो एक कर्ण है ना, ए बी सी ऐसे कर लो, अगर ये ए है ये है, तो एक कर्ण क्या आएगा, ये एक्स आएगा मान लिया। तो एक्स का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, एक्स बराबर √2a। ये भी याद रखियो, ये भी पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मेरे को बताओ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। मेरे को नहीं पता विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपनों से बनी होती है, ठीक है। बात सुन लो मेरी, परिभाषा देखनी है तो बुक खोल लियो अपनी। क्या है कि ये इस डायरेक्शन में मान लिया विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे जूम ऐसे ऊपर उसको ऐसे बना देते हैं तिरछा परपेंडिकुलर लगाने के लिए। ऐसे क्या होगा, एक लाइन बना लेते हैं, इस दिशा में तो मेरी तरंग जा रही है, ठीक है, ये तो मेरे तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। इधर विद्युत क्षेत्र के कंपन है झुंग 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 झुंग, ऐसे इधर है चुंबकीय क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत एक दूसरे के, ठीक है। तो जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, उसके परपेंडिकुलर ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे झुम झुम झुम। तो भाई देखो चित्र थोड़ा सा साफ सा बनाइयो है ना, बुक में देख लियो, मतलब सेम ऐसे ही चित्र है वैसे तो, पर थोड़ा सा मेरे जितना गंदा मत बनाना, पहली बात मेन बात। तो अब अनुप्रस्थ कैसे दिखाया हम इस चित्र में, देखो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है अगर तरंग ऐसे जा रही है जूम जूम जूम, इधर से इधर को इधर को, भाई ये तो सारा गंदा हो गया। तो कंपन क्या होने चाहिए मेरे, कंपन होने चाहिए ऐसे उसके परपेंडिकुलर या ऐसे, ठीक है, वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। यानी जो तरंग के संचरण की दिशा, जैसे ये पेन की नोक तरंग संचरण की दिशा है, तो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर जिन चीजों से मिलकर बनी है, जिनके कंपनों से, तो उसके कंपन इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसमें क्या है देखो, जैसे तरंग संचरण की दिशा क्या है एक्स है, और विद्युत क्षेत्र के कंपन किस दिशा में है, वाई दिशा में है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन जेड दिशा में, तो इसके परपेंडिकुलर है ना तरंग संचरण की दिशा के, है ना, तरंग संचरण के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसलिए ही ये क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। देखो सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाते हैं, क्या है इसका चित्र, क्या है इसका चित्र, क्या है। पहले तो एक लाइन ऐसे खींच लो झूम, ये क्या खींच ली, पहले इनकी मुख्य अक्ष खींच ली है ना। अब क्या करेंगे, ये है मेरा अभिदर्शक लेंस, क्या है अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु की ओर होगा, ऑब्जेक्टिव अभिदर्शक। और ये एक थोड़ा सा बड़ा सा है मेरा नेत्रिका, क्या है नेत्रिका, नेत्रिका, ठीक है। ये इधर इसका फोकस है, ठीक है, फोकस किसका, अभिदर्शक, क्या तो F0, ठीक है। और वस्तु ध्यान रखना, वस्तु हमेशा इसके फोकस से इधर होनी चाहिए, ठीक है, वस्तु इधर रखी, मतलब इसके बहुत पास हो पर फोकस से नोट, क्योंकि हमें प्रतिबिंब कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है। अगर वस्तु फोकस से इधर गई तो प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हमें अब अंतिम प्रतिबिंब चाहिए अनंत पे, तो हम चाहते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जहां बने वहां इस वाले का फोकस पड़ता हो, ठीक है। जैसे अब इससे प्रतिबिंब बनाना, तो एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर लेके जाइए, ठीक है, और वो ऐसे गई,
और दूसरी प्रकाश किरण हम लेके जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है ओ, ऐसे, और यहाँ पर ये आकर के दोनों बेचारी ऐसे मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर बना इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये वस्तु मान लिया है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना ए डैश, प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बना। कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। अब हम चाहते हैं कि ये प्रतिबिंब इसके फोकस पे बने, क्योंकि तभी तो फोकस पे रखी वस्तु है प्रतिबिंब अनंत पे बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए मेरा एफ ई, यानी इसका फोकस अभिदर्शक का। ठीक है, ये अभिदर्शक का प्रकाशिक केंद्र है, नेत्रिका, सॉरी नेत्रिका। ठीक है, अब ये नेत्रिका कहाँ बनाएगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा बेचारा अनंत पे। तो प्रकाश किरण एक ऐसे समांतर ले जाते हैं, ब्लू से ही ले जाते हैं, कन्फ्यूजन हो। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगी, इसके इधर, इसके दूसरे फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और एक प्रकाश किरण ले जाते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, वो मिल नहीं रही है, दूर जा रही है, एक दूसरे समांतर है, मतलब ये प्रकाश किरण है। तो अब क्या हुआ, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ठीक है, कहाँ, अनंत पर, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब। और चीज देखो, ये जो है वस्तु की दूरी है इसके लिए, अभिदर्शक के लिए, तो इसको हम लिख देंगे यू नोट। ठीक है जी, यू नोट। और ये इसने प्रतिबिंब भी बनाया यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है वी नोट, इसने जो प्रतिबिंब बनाया है। और ये जो यहाँ प्रतिबिंब बनाया, ये इस नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, वस्तु, देखो ई क्यों लिखते हैं इसके लिए, क्योंकि ई माने होता है आई पीस, आई पीस को बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, ये इस नेत्रिका के लिए, भाई यार ये तो ऐसे हो रहा है, बहुत गंदा हो गया ना, ऐसे अंगली हो गई मेरी उंगली मेरी इस पे को फिर गई। तो ये क्या है, इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है यू ई एक्स से। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया नामांकित चित्र हमारा बन चुका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मन करे ये दो प्रकाश किरणों है, इनको भी आगे ऐसे लाओ और ऐसे ले जाओ। ठीक है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे तो बनी रहा है। तो ये चित्र बन चुका है। अब ये पूछ रहा है मेरा से कि इनकी जो है आवर्धन क्षमता किस बात पे निर्भर करती है। देखो वैसे तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है m बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, और अनंत पे तो डी अपॉन एफ, ये वगैरह होता है। लेकिन एक्चुअल में निर्भर किस चीज पे करती है, क्योंकि निर्भर करती है केवल लेंसों की फोकस दूरियों पर। ठीक है, फोकस दूरियों पर ही क्या करती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है, यानी जितनी इनकी फोकस दूरी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फोकस दूरी कम होगी तो इनकी क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो हम चाहते भी है कि हम पहली बात तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यू नोट की दूरी जो है बहुत ही कम हो, क्योंकि फॉर्मूले में वी नोट अपॉन यू नोट है, वो ध्यान देना। तो यू नोट की दूरी कम होगी, आवर्धन क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये यू नोट जो है इस एफ नोट से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब वास्तविक चाहिए, तो एफ नोट बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात डी अपॉन एफ ई है, तो एफ ई भी बहुत छोटा होना चाहिए। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां, जिस पर की निर्भर करती है हमारी आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो वो कारक क्या है, इन कारकों पर, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है। समझ गए। अब ये डैश सवाल देख रहे हैं कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। स्तर सी से अगर स्तर ए पर जाते हैं तो विकिरण देता है 1000 एंगस्ट्रॉम की, और अगर विकिरण सी से बी पे जा रही है, ठीक है, तो वो दे रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो बी से ए वाले की विकिरण बतानी है। भैया देखो ये वाली जो है ना, पहले वाली, ये तो है 1000 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, और ये वाली है 5000 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, और ये वाली मेरे को बतानी है ये कितने की है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सी और ए का ऊर्जा अंतराल देखते हैं कितना है। ठीक है, तो देखो जब हमें पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। ठीक है, या फिर एच सी बटा लैम्बडा। तो उस हिसाब से जो सी और ए का ऊर्जा अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए एच सी
बटा लैम्डा की वैल्यू 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1000 एंगस्ट्रॉम को मैं लिख सकता हूँ 100 नैनोमीटर। ये बात पे गौर करो, ठीक है, क्योंकि होती है 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब नैनोमीटर का मतलब माइनस के नो। एच सी की वैल्यू होती है भाई 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, याद रखियो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। और बटे ये क्या है 100 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, तो ई ए सी का ऊर्जा अंतराल आ जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई ए सी का ऊर्जा अंतराल। ऐसे ही ई सी और बी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ई सी बी वो कितना हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटे 500 नैनोमीटर हो जाएगा, वहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम है नहीं, यानी 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, जीरो से जीरो, ये कई सवालों में आ जाएगा ये, तो इसके मेरे को याद है, ये होते हैं 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो जो बी और ए का एनर्जी का अंतर होगा नहीं, वो इस एनर्जी के अंदर में से इस एनर्जी का अंतर हम घटा देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा बी और ए का ऊर्जा अंतराल। तो डेल्टा ई ए बी इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई ए सी माइनस डेल्टा ई बी सी, यानी ए बी का ऊर्जा अंतराल निकालने के लिए ए सी में से बी सी का घटा देंगे। यह आ गया था 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से कम करना 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 40 ऐसे लिख लेते हैं 40, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 12.4 में से अगर 2.4 कम होता तो 10 आ जाता सीधा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 8 और कम करना है, तो यह आ जाएगा 9.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, यह आ जाएगा। अब मेरे को लैम्डा निकालनी है इसकी, तो लैम्डा कैसे निकाल लूँगा मैं, तो लैम्डा निकालने के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा ई ए बी बराबर एच सी बटा लैम्डा। ये कितना है 9.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा निकालना है तो 1240 और बटे 9.92 नैनोमीटर, अगर सीधा यहाँ पे 10 होता तो 124 आता, तो 124 से समथिंग कुछ बड़ा होगा, मान लिया 125 के करीब होगा, तो लैम्डा बराबर होगा 125 नैनोमीटर लगभग भैया, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, कैलकुलेट लगभग में लिख देता हूँ, तो यहाँ या फिर लैम्डा लगभग होगा 1250 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। आंसर देख लेते हैं क्या है, कहाँ इसका आंसर, ओ आई साहब एग्जैक्टली 1250। सच्ची में मैंने 1250 बस इसलिए तुक्का मारा था क्योंकि लगभग लगभग सा बैठ रहा था, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। तो जो इसका आंसर है मेरा वो कितना है 1250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना यार एक तरीके से और भी कर सकते थे हम, इसका हम एनर्जी लिखते इस, क्योंकि हमें को पता है इसका एनर्जी लेवल जो एनर्जी डिफरेंस है वो, मतलब यहाँ से ये इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको ऐसे लिखते, ए बी की निकालनी है हमें एच सी बटा लैम्डा, है नहीं, इसको लिखा एच सी बटा लैम्डा बराबर होगी एच सी बटा लैम्डा 1 माइनस एच सी बटा लैम्डा 2, ये होगी। एच सी कॉमन लेके कट जाएगा, 1/लैम्डा बराबर 1/लैम्डा 1 माइनस 1/लैम्डा 2, या फिर यहाँ से आ जाता लैम्डा बराबर हो जाता लैम्डा 1 लैम्डा 2 बटे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। और ये लैम्डा 2 है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 1000 एंगस्ट्रॉम, तब करते तब भी आ जाता, देखो ये कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, और मतलब ये है 5000 बट लैम्डा 2, और लैम्डा 1 क्या 1000 एंगस्ट्रॉम, और 2 में से 1 डिवाइड करते, फिर 5 में से 4 गए 4000 एंगस्ट्रॉम, या तो एंगस्ट्रॉम से एक एंगस्ट्रॉम कट गया, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 5000 को 4 से भाग करेंगे तो 1250 ही आएगा एंगस्ट्रॉम। ये बेटर तरीका है उस वाले से, थोड़ा बेटर है ना, तो दैट्स आल्सो आंसर।
अच्छा लैम्डा वन ये कहाँ से लिखा है भैया, ये इस इक्वेशन से लिखा है, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए आपको कि भैया इसकी जो एनर्जी का गैप होगा यहाँ से, वो इस एनर्जी गैप में से ये घटा दो, ये बच जाएगा, दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन, ये वायुयान का कट रहा है तो 4 के ढाई तक हो गए ना, हम यूजुअली पार्ट 1 में 4 के ढाई तक ही करते हैं, है ना। तो इससे अगला ये है, चित्र में प्रदर्शित ए बी का प्रतिरोध 12,000 में, वोल्ट मीटर का निकालना है, आई निकाल के आई आर करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट सेट में करें। देखो एक चीज़ कर दूँ, मैं बता देता हूँ, तुमको करना है तुम खुद करके देखना। देखो क्या कह रहा है कि चित्र में ए बी का प्रतिरोध 12,000 में, चित्र भी दिखाएंगे अब, उनके सिरों के बीच 220 है वोल्ट, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 6,000 में, और तार सी की ये लगभग 1/4 दूरी पे, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 12,000 ओम और ये 1/4 पे है, तो 12,000 का 1/4 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 ओम, ठीक है 3,000 ओम। और ये जो है ये बाबूजी ये कितने पे है, ये है 6,000 ओम। तो इसको और इसको अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा, 6,000 ओम को 3,000 ओम को, तो उत्तर आ जाएगा मेरा 2,000 ओम। ध्यान रखना, ये तो याद ही रखना, 6 गुणा 3/6 प्लस 18/9 2 होता है ना। तो ये 6 को और ये 3 को समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो यह प्रतिरोध कितना होगा, 2,000 ओम। अब ये 2,000 ओम और ये इतना कितना बचा, 12 में से 3 गए, ये बचा 9,000 ओम। तो प्रतिरोध अब कितना होगा, 9 और 2 11,000 ओम हो गया, ठीक है 11,000 ओम। धारा आई निकाल लेंगे, 220 वोल्ट को 11,000 से भाग करेंगे, ठीक है आई आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद V निकाल लेंगे, V बराबर आई आर, मतलब ये जो 2,000 ओम है, इस 2,000 ओम में आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, देखो आई कितनी आ जाएगी। अब क्योंकि अगली वीडियो में करनी है तो इसको तो गंदा मैं करते नहीं, इधर कर देता हूँ। आई देखो कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट है और प्रतिरोध हो गया 11,000 ओम, इससे ये कटेगा। और देखो 11 दूनी 22 होता है, 2 पावर तो ये आ गया 2 गुणा 10 की पावर -2 एम्पियर, तो ये वोल्ट है, वोल्ट बताऊँ मैं एम्पियर, तो आई तो आ गई इतनी। और इन दोनों का समांतर क्रम में जोड़ के प्रतिरोध हो गया था 2,000 ओम। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आई इंटू जो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध है यहाँ पर, वो कितना था 2,000 ओम था। तो 2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 2,000, ठीक है। तो ये पावर -2 से 2 जीरो कट जाएगी, 2,000 या भैया 20,000 लिख दे मैंने, तो 20 दूनी 40 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए एक बार खुद इसको। जैसे हम नेक्स्ट सेट में करेंगे इस क्वेश्चन से शुरुआत, ओके। फिलहाल के लिए जय श्री राम, पढ़ते रहो, कॉपी उठा के, पेपर करीब है।